एक समय की बात है, एक गांव में वंशिका अपनी सौतेली माँ अर्चना और सौतेली बहन अनुष्का के साथ रहती थी। वंशिका दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उसके काले और लंबे घने बाल थे, जिस वजह से उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन उससे बिल्कुल प्यार नहीं करती और वो उससे बहुत जलती थी। वो दोनों माँ बेटे मिलकर वंशिका की खूब पिटाई करती थी। साथ में दोनों माँ बेटी वंशिका को नौकरानी बनाकर उससे घर का सारा काम करवाया करती। ऐसे ही एक दिन वंशिका की सौतेली माँ वंशिका से कहती है, मेरी बात तू कान खोल कर सुन ले। कल मेरी बेटी अनुष्का को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इसीलिए तू पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर दे और हाँ, साथ ही खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान तैयार कर दे। ऐसे ही शाम के समय में अनुष्का को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। तभी वंशिका चाय लेकर सबके सामने आ जाती है। वंशिका को देखकर लड़के की माँ अर्चना से कहती है, अरे वाह, ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ये कौन है? बहन जी, ये तो मेरे घर की नौकरानी है। चल नौकरानी, यहाँ से जा, तू घर की साफ सफाई कर। वंशिका की खूबसूरती देखकर लड़के वालों को अनुष्का बिल्कुल पसंद नहीं आती। अरे बहन जी, आपकी नौकरानी कितनी सुंदर है और आपकी बेटी को तो देखो, इससे बढ़िया तो आपके घर की नौकरानी है। मुझे तो आपकी बेटी बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसीलिए हमें ये रिश्ता नहीं करना है। चलिए ठीक है बहन जी, अब हम चलते हैं, हमें माफ करिएगा। इतना बोलकर लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों के जाने के बाद वो दोनों माँ बेटी वंशिका के ऊपर अपना गुस्सा उतारती है। तभी अर्चना कहती है, आज तेरी वजह से मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाई। तुझे पता भी है, तेरी वजह से इतना अमीर रिश्ता हमारे हाथों से निकल गया। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, इसीलिए तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। माँ, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो आपके कहने पर चाय लेकर आई थी। माँ देखो कैसे झूठ बोल रही है। चाय ये खुद अपनी मर्जी से लेकर आई और देखो कैसे आपका नाम लगा रही है। आज इसके बालों की वजह से मेरा रिश्ता टूट गया। क्यों ना हम इसके बाल ही काट दे, ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। ऐसा बोलने के बाद दोनों माँ बेटी मिलकर वंशिका के सारे बाल काट देते हैं, जिसके बाद वंशिका गंजी हो जाती है। फिर दोनों माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगती है। माँ देखो ये कैसे जोकर लग रही है। अब तो इसे कोई पसंद नहीं करेगा, बल्कि सब इसको देखकर बंदरिया कहेंगे। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन वंशिका बाजार में सब्जी लेने के लिए जाती है। तभी उसके पीछे पीछे एक सिद्धार्थ नाम का लड़का उसके घर तक आ जाता है, क्योंकि उसे वंशिका बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। ऐसे ही रोजाना सिद्धार्थ वंशिका को देखने के लिए उसके घर के बाहर आया करता था। और एक दिन जब वंशिका बाजार जाती है तो सिद्धार्थ उसे रोकते हुए बोलता है, रुको वंशिका, मुझे पता है तुम हमेशा ही उदास क्यों रहती हो। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मैं तुम्हें काफी समय से फॉलो कर रहा हूँ। मुझे तुम अच्छी लगती हो, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिद्धार्थ की ऐसी बातें सुनकर वंशिका को पता नहीं क्यों अच्छा सा लगता है और सिद्धार्थ के ऐसा बोलने पर वंशिका को अच्छा लगने लग जाता है। तभी वो सिद्धार्थ से बोलती है, मेरे सर पर तो बिल्कुल भी बाल नहीं है, तो तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार किसी के रंग रूप से नहीं होता, बल्कि स्वभाव से होता है। लेकिन तुम्हारे घर वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, मुझे पता है। तुम चिंता क्यों करती हो? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अनाथ हूँ, मुझे एक जादूगरनी ने पाला था। और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हारे सिर पर बाल नहीं है ना। मैं तुम्हें अपनी माँ समान जादूगरनी के पास लेकर चलूंगा, वो तुम्हारी जादू से बाल लेकर आ जाएंगी। सच में सिद्धार्थ, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। चलो अभी के लिए मैं घर जाती हूँ, कल इसी समय पर तुम मुझसे मिलना, मैं तुम्हारे साथ उन जादूगरनी के पास जरूर चलूंगी। वंशिका घर चली जाती है और अगले दिन सिद्धार्थ के साथ वो सिद्धार्थ की माँ समान जादूगरनी के पास जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद सिद्धार्थ अपनी माँ समान जादूगरनी को सारी बातें बताता है, जिसके बाद सिद्धार्थ की माँ समान जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों से बना हुआ एक तेल वंशिका को देती है और साथ में एक जादुई चोटी देती है। बेटा, ये जादुई तेल है, इसे लगाने से तुम्हारे सर पर पहले की तरह सुंदर और लंबे बाल आ जाएंगे। और ये एक जादुई चोटी है जो तुम्हारी हमेशा बुरे लोगों से रक्षा करेगी। तुम दोनों हमेशा एक साथ खुश रहना, यही मेरा आशीर्वाद है। वंशिका उस जादुई चोटी और तेल को लेकर घर आ जाती है। जादुई तेल को लगाते ही एक रात में ही वंशिका के सर पर पहले की तरह बाल आ जाते हैं और वो पहले की तरह खूबसूरत हो जाती है। वो अपनी सुंदरता के लिए पूरे गाँव में मशहूर भी हो जाती है, जिसके बाद हर तरफ उसकी खूबसूरती की चर्चा होती है। माँ, हमने तो इसके बाल काट दिए थे, लेकिन देखो ना, इतनी जल्दी इसके बाल कैसे आ गए। हमारे गांव में चारों तरफ इसकी खूबसूरती के ही चर्चे हैं। अब तो मुझे कोई पूछता भी नहीं है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, इस वंशिका की बच्ची को ठिकाने लगाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। अर्चना और अनुष्का मिलकर वंशिका को एक जंगल में ले जाते हैं। तभी एक नदी के पास पहुँचते ही अनुष्का बोलती है, अपनी खूबसूरती पर बहुत इतराती है ना तू, लेकिन अब तू रहेगी ही नहीं।
तो इतराएगी कैसे? अब मरने के लिए तैयार हो जा तू। वंशिका को नदी में धक्का दे देती है। वंशिका जोर जोर से चिल्लाती है। तभी जादुई चोटी वहाँ पर आ जाती है और अपनी जादुई शक्ति से वंशिका को पानी से बाहर निकाल लेती है। तभी जादुई चोटी बोलती है, वंशिका तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें बचा लिया है। इन दोनों ने सच में तुम्हारे साथ बहुत गलत करा है, इनको इनकी सजा जरूर मिलेगी। इतना बोलकर जादुई चोटी अनुष्का और अर्चना को अपनी जादुई शक्तियों से झटके देने लगती है। वो दोनों बहुत जोर जोर से चिल्लाती है, कोई बचाओ मुझे, माँ मुझे बहुत तेज झटके लग रहे हैं, कोई बचाओ। बेटा वंशिका हमें बचा लो, आज के बाद हम कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेंगे, प्लीज हमें बचा लो। वंशिका को उन दोनों के ऊपर तरस आ जाता है, जिसके बाद वंशिका उन दोनों को माफ कर देती है। इस तरह अनुष्का और अर्चना को सबक मिल जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वंशिका सिद्धार्थ के पास जाती है। थोड़े दिनों बाद वंशिका और सिद्धार्थ शादी कर लेते हैं और वो दोनों साथ मिलकर हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगते हैं। पालमपुर नामक गांव में गंगा नाम की एक औरत अपनी बेटी कमल और अपनी स्वत पूजा के साथ रहा करती थी। गंगा हमेशा अपने बेटे कमल को प्यार किया करती थी और अपनी बेटी पूजा को हमेशा दुत्कारा करती। गंगा हमेशा से पूजा को नौकरानी बनाकर रखा करती। वो उसके ऊपर हमेशा चिल्लाया करती और उसे ताना मारा करती। न जाने वो कौन सी घड़ी थी जब तूने अपने पिता से गुब्बारे मांगे, ना ही वो गुब्बारे लाने गए होते और ना ही उनका एक्सीडेंट होता। मुझे तुझ पर बहुत गुस्सा आता है, तेरी वजह से मेरा पति मुझसे छीन गया, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, मनहूस कहीं की। माँ मेरी क्या गलती है, मैं तो कितनी छोटी थी, मुझे क्या पता था ऐसा होने वाला है, नहीं तो मैं पिताजी से कभी गुब्बारे नहीं मांगती। कुछ सालों पहले की बात है। पूजा अपने पिता ब्रजेश के साथ रहा करती थी। पूजा की देखभाल के लिए ब्रजेश ने गंगा नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी। गंगा बहुत ही अच्छी और नरम स्वभाव की औरत थी। वो पूजा का ख्याल रखती थी। कुछ समय बाद गंगा अपने बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम वो कमल रखती है। गंगा कभी बेटे और बेटी में भेदभाव नहीं करती थी और न ही वो पूजा को अपनी सौतेली बेटी मानती थी। वो पूजा को हमेशा सर आंखों पर रखा करती थी और उसकी सारी ख्वाहिशें पूरा किया करती। लेकिन एक दिन वो लोग मेले में घूमने के लिए जाते हैं। तभी पूजा बोलती है, पिताजी मुझे गुब्बारे चाहिए, देखो वहाँ पर कितने अच्छे अच्छे गुब्बारे बिक रहे हैं, मुझे ला दो ना पापा प्लीज। बेटा देख नहीं रही हो तुम, बस रोड के उस पार है और कितनी गाड़ियाँ चल रही है, और वैसे भी गुब्बारे का तुम क्या करोगी, घर पर बहुत सारे गुब्बारे रखे हैं, मैं तुम्हें घर पर गुब्बारा फुलाकर दे दूंगी। नहीं मम्मी, मुझे तो वही वाला गुब्बारा चाहिए जो वहाँ मिल रहा है। कोई बात नहीं गंगा, तुम सभी यहीं पर खड़े रहो, मैं अभी गुब्बारा लेकर आता हूँ। ब्रजेश ऐसा बोलकर रोड के उस पार गुब्बारा लेने के लिए चला जाता है। तभी ब्रजेश गुब्बारा लेकर रोड क्रॉस कर रहा होता है कि एक तेज गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। यह हादसा देखकर गंगा तुरंत बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसके दोनों बच्चे रोते बिलखते रहते हैं। जब गंगा को होश आता है तो वो फूट फूट कर रोती है। थोड़े समय बाद जैसे तैसे वो अपने पति का अंतिम संस्कार कर देती है। अंतिम संस्कार के बाद से गंगा अपनी सौतेली बेटी पूजा से नफरत करने लगती है। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी गंगा का व्यवहार पूजा के लिए बदलता नहीं है और वो उसी तरीके से पूजा से नफरत करती है। एक दिन की बात है, घर के बाहर बैठकर गंगा अपने बेटे कमल के लिए स्वेटर बुन रही होती है। तभी वो अपने बेटे को आवाज लगाती है, कमल बेटा मेरे लिए पानी लेकर आना, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, प्यास के मारे मेरा गला ही सूखा जा रहा है। कमल गंगा के लिए सिर्फ नाम का ही बेटा था। वो कभी भी अपनी माँ की देखभाल नहीं करता था, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा करता था। उसकी माँ उसको आवाज लगाती है, लेकिन वो अपने फोन में गेम खेल रहा होता है और अपनी माँ की बातों को नजरअंदाज करता है। तभी पूजा घर की सफाई कर रही होती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी माँ की आवाज सुनती है, वो सारे काम छोड़कर अपनी माँ के लिए पानी लेकर जाती है। पूजा के पानी लाने पर गंगा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, करमजली कहीं की, तुझसे किसने बोला था पानी लाने के लिए? मैंने तो अपने बेटे कमल से पानी मांगा था और तेरी हिम्मत कैसे हुई गंदे हाथों से पानी लाने की? अभी तो तू साफ सफाई कर रही थी और उन्हीं गंदे हाथों से पानी ले आई ना। माँ मैंने तो अच्छे से अपने हाथ धोए और मैं हाथ धुलकर पानी लेकर आ रही हूँ। कमल भैया गेम खेल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। अच्छा, तो तू अब मुझे सिखाएगी कि हाथ कैसे धोते हैं? तेरी जुबान बहुत ज्यादा चलने लगी है, मैंने तुझे ज्यादा छूट दे रखी है, यहाँ से निकल जा, मुझे पानी नहीं पीना तेरे हाथों का, पता नहीं इस मुसीबत से कब मेरा पीछा छूटेगा। ऐसा बोलकर गंगा घर के अंदर चली जाती है। तभी अंदर जाकर गंगा अपने बेटे के लिए खाना ले जाती है और कमल को देती है, ले बेटा खाना खा ले, बाद में फोन देख लियो। कमल गंगा की एक बात नहीं सुनता और फोन में चिपका रहता है। गंगा उसे 2-3 बार बोलती है, जिसके बाद कमल अपनी माँ को धक्का दे देता है। गंगा गरम गरम खाना लेकर गिर जाती है, जिस कारण से उसका हाथ जल जाता है, लेकिन वो अपने बेटे को कुछ नहीं बोलती। तभी बर्तनों के गिरने की आवाज सुनकर पूजा दौड़ी चली आती है। कमल भैया पागल तो नहीं हो गए हो तुम? पूरा दिन फोन में लगे रहते हो। माँ तुम्हें खाना खाने के लिए बोलती है, लेकिन तुम हो के सुनते नहीं।
समझ नहीं आती है क्या माँ की बात आपको? आज तुमने माँ को गिरा दिया। देखो माँ के हाथ पर गरम गरम खाना गिर गया है और उनका हाथ जल गया है। तेरी हिम्मत कैसे हो रही है मेरे बेटों को बोलने की? तेरा क्या मतलब है मेरे बेटे से? चल जा यहाँ से, हम दोनों माँ बेटी की बात है, तुझे बीच में कूदने की जरूरत नहीं है। लेकिन माँ मैं तो वो क्या वो तो वो? जा जल्दी से बाल्टी धोकर कुएं से पानी लेकर आ। अपनी माँ की बात सुनने के बाद पूजा बाल्टी उठाती है और कुएं के पास चली जाती है। कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी को कुएं में डाल देती है, लेकिन रस्सी मजबूत न होने की वजह से बाल्टी कुएं के अंदर गिर जाती है। कुएं में बाल्टी गिरने की आवाज सुनकर गंगा तुरंत बाहर आती है और बोलती है, ओए मनहूस कहीं की, ये आवाज कहाँ से आई और बाल्टी कहाँ है? कहीं तूने बाल्टी कुएं में तो नहीं गिरा दी? माँ मैं रस्सी बहुत कमजोर थी। बाल्टी में पानी भरने के बाद मैं जब ऊपर खींच रही थी तो रस्सी कमजोर होने की वजह से टूट गई और बाल्टी कुएं में गिर गई। पूजा की ये बात सुनकर गंगा को बहुत गुस्सा आता है और वो पूजा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और बोलती है, अच्छा कामचोर कहीं की, मुझे पता है तेरे ना काम करने के बहाने जानबूझकर करा है ना तूने ऐसा। तेरे हाथों में जान नहीं है तो उससे एक बाल्टी नहीं निकल पाती, इसलिए अब मुझे कुछ नहीं पता। तू कुएं के अंदर जा और बाल्टी लेकर वापस आ। माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन सच में माँ, मुझे नहीं पता कि रस्सी इतनी कमजोर है और बाल्टी कुएं के अंदर गिर जाएगी। प्लीज माँ मुझे छोड़ दो। पूजा बहुत रोती है, लेकिन गंगा को जरा भी पूजा पर दया नहीं आती और वो गुस्से में पूजा को कुएं के अंदर धक्का देती है। पूजा तैरते हुए कुएं के एक किनारे पर चली जाती है। वाह कितना सुंदर नजारा है, मैंने तो आज तक इतना सुंदर नजारा नहीं देखा। यहाँ पर तो कितनी सारी फूल, पत्तियाँ और मोर भी है। कुएं के अंदर कितनी सुंदर जगह है, माँ ने मुझे कभी इसके बारे में नहीं बताया था। पूजा आगे बढ़ती रहती है, तभी उसे आगे चलते एक जख्मी हिरन मिलता है। हिरन अपनी आवाज से किसी को मदद के लिए पुकार रहा था। सुनो लड़की, मेरी मदद करो, मेरे पैरों में एक कांटा चुभ गया है जो कि मुझसे नहीं निकल पा रहा है, प्लीज तुम उसे निकाल दो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैरों से अभी कांटा निकाल देती हूँ। पूजा हिरन के पैरों से कांटा निकाल देती है और जंगल की कुछ जड़ी बूटियों से उसकी मरहम पट्टी कर देती है। तभी हिरन खुश होकर कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। पूजा हंसते हुए आगे के रास्ते पर जाने लगती है। आगे चलते चलते उसे एक सुंदर सी झोपड़ी दिखाई पड़ती है। पूजा थोड़ी देर के लिए वहीं पर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ पर एक जादूगरनी आती है। जादूगरनी की भयानक शक्ल देखकर पूजा डर जाती है और कांपने लगती है। तभी जादूगरनी बोलती है, बेटा घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। तुम इस खूबसूरत दुनिया में क्या कर रही हो और कैसे तुम यहाँ पर आई? पूजा जादूगरनी को सब कुछ बताती है कि कैसे बाल्टी गिरने की वजह से उसकी माँ ने उसे धक्का दिया और वो कुएं में गिर गई। तभी जादूगरनी बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, तुम यहाँ पर आ गई हो तो थोड़ा समय मेरे साथ बिता लो। मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं है, मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, अकेले बोर हो जाती हूँ। दूसरी तरफ गंगा कुएं में झांक कर देखती है और बोलती है, कितनी देर हो गई, महारानी अभी तक लौट कर नहीं आई। मुझे लगता है मेरी जिंदगी से ये मुसीबत अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई है। चलो ये तो और भी बढ़िया हुआ, किसी को भी नहीं पता चलेगा कि मैंने इसे मार डाला है। सभी को लगेगा खुद ब खुद पानी खींचते समय गिर गई। पूजा सुबह सुबह जादूगरनी के घर का सारा काम करती है और जादूगरनी की सेवा करती है। क्योंकि जादूगरनी बहुत बूढ़ी थी, इसीलिए वो ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। पूजा उनके लिए खाना भी बनाती है। खाना खाकर पूजा जादूगरनी के पास लेकर जाती है और बोलती है, अम्मा जी मैं आपके लिए खाना बना कर लाई हूँ, आप खाकर बताइए मैंने खाना कैसा बनाया है। जादूगरनी खाना खाती है। खाना खाने के बाद बोलती है, पूजा बेटा तूने तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। अम्मा जी मुझे वापस अपने घर जाना है, मेरी माँ जैसी है मुझे उनसे बहुत प्यार है, मुझे उनकी याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है, आप मुझे मेरे घर भेज दो। इतना बोलकर पूजा जोर जोर से रोती है। जादूगरनी पूजा को एक नदी के पास ले जाती है और बोलती है, चिक चिक घूम, पूजा की बाल्टी वापस आ जाए। जादूगरनी के इतना बोलने के बाद पूजा की बाल्टी वापस आती है। तभी जादूगरनी बोलती है, पूजा बेटा नदी के अंदर जाकर तुम खड़ी हो जाओ और जादू देखो। जादूगरनी के कहने पर पूजा नदी के अंदर जाकर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद नदी के अंदर से बहुत सारे हीरे जेवरात निकलने लग जाते हैं। ये सब देखकर पूजा हैरान हो जाती है और अम्मा से बोलती है, अम्मा जी देखिए ये क्या हो रहा है, नदी से अपने आप इतने सारे हीरे कहाँ से निकल रहे हैं? बेटा ये एक जादुई नदी है और मैंने तुम्हारे लिए इस नदी से हीरे निकाले हैं। अच्छा अम्मा जी ये सब हीरे मेरे लिए है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसे अब अपने घर ले जाऊंगी। माँ और भाई तो इसे देखकर बहुत खुश होंगे। जादूगरनी इसके बाद बोलती है, हे जादुई नदी पूजा को सही सलामत उसके घर पहुँचा दे। अम्मा के इतना बोलते ही पूजा अपने घर पहुँच जाती है।
जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है, गंगा उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके साथ बाल्टी में बहुत सारे हीरे होते हैं। तभी वहाँ पर कमल आता है और वो भी देखकर हैरान हो जाता है। ये सब कुछ तो असली है, तू ये सब कहाँ से लेकर आई? माँ, मैं तो ये सब कुएं से लेकर आई हूँ। देखो, मैं आपकी बाल्टी भी ले आई हूँ। पूजा अपनी माँ को सारी बातें बताती है, जिसके बाद गंगा बोलती है, कमल जा, तू भी कुएं में छलांग मार और एक बोरी ले जा कुएं से, बहुत सारा सोना लेकर आ। अपनी माँ की बात मानकर कमल कुएं के अंदर छलांग लगा देता है। तभी कुएं के अंदर से बहुत सारे सांप निकलने लग जाते हैं। ये देखकर गंगा जल्दी से कुएं के अंदर रस्सी फेंकती है और कमल को ऊपर खींच लेती है। तभी कुएं से आवाज आती है, तुम दोनों माँ बेटे बहुत लालची हो, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, और तुम स्वार्थी हो, इसीलिए तुम्हारे चारों तरफ सांप आ गए थे। अगर तुम दोनों माँ बेटे ने कभी पूजा को परेशान करने की कोशिश करी तो पता नहीं तुम्हारे साथ और क्या क्या होगा। आज तो तुम मरते मरते बच गए, लेकिन पता नहीं भगवान तुम्हें दूसरा मौका देगा या नहीं। ऐसी बातें सुनकर गंगा और कमल डर जाते हैं। उसके बाद से वो कभी भी पूजा के साथ बदतमीजी नहीं करते और गंगा पूजा को पहले की तरह प्यार करने लगती है, जिसके बाद सभी लोग मिलजुल कर प्यार से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलती हूँ आपसे मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।